प्यारे साथियों, हम लोग संविधान पर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कल की क्लास थोड़ी लेंदी हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी चर्चा कुछ केस लॉ पर और कुछ सामयिक मुद्दों पर की थी। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये वक्त ये भी है कि आज 4 फरवरी है और 4 फरवरी से एक हफ्ते बाद आपका एग्ज़ाम है, यानी कल के संडे के ठीक दिन पर, कल के संडे से नेक्स्ट संडे। तो करंट अफेयर्स पे जो आपने काम किया है, जो भी कुछ पढ़ाई लिखाई आपने करंट अफेयर्स की है, वो करंट अफेयर्स भी पिछले जून जुलाई से लेके या 2021-22 में जनवरी से लेके 2022 दिसंबर तक, और इधर जनवरी में 15 जनवरी तक, 15 जनवरी 2022 से लेके 15 जनवरी 2023 तक का करंट आप खास करके इधर 5-6 महीने के भीतर यानी अगस्त के बाद को एक बार दोहरा लें, क्योंकि करंट एक ऐसा टॉपिक है जहां आपका मुफ्त का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। आप बाद में सोचते हैं कि काश पढ़ लिए होते, उसमें कोई तार्किक बुद्धि, लेकिन आज के समय में थोड़ा करंट भी तार्किकता के साथ पढ़ने वाला हो गया है। खेल का ही अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो कूट बनाकर पूछ बैठते हैं। डायरेक्ट सवाल आ जाए कि जैसे गोल्डन बॉल वर्ल्ड कप फुटबॉल में किसे मिला, कौन जीता, कौन चैंपियन रहा, ये तो सवाल सरल है, लेकिन उसमें कूट बनाकर 2-3 खिलाड़ियों 2-3 देशों के फुटबॉल के खेल से जुड़े हुए तथ्यों को एक ही प्रश्न में समाहित करके जब कूट बनाकर पूछते हैं तब कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। ये कन्फ्यूजन दूर कैसे होगा? इसी कन्फ्यूजन की तैयारी तो तैयारी है। आजकल जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, जो आपको गलत हो जाते हैं, जो आपको छोड़ देना पड़ता है, दोनों बातें कहनी ठीक हैं, उसका मूल कारण यही है कि आपकी तैयारी में उथलापन होता है, अपने सब्जेक्ट के चलते अतिरिक्त कोई कारण हो, आप उतनी गहराई से चीज़ों को नहीं पढ़ते, जिसका नतीजा ये होता है कि आप इतना तो जानते हैं कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन आप उसी में से, जैसे अभी एकदम करंट की घटना है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन में सानिया मिर्ज़ा के साथ, सानिया मिर्ज़ा ने अपना आखिरी ओपन खेला है मिक्स डबल्स, और उसमें उन्होंने विजय श्री पाई है। उनका बड़ा भावुक स्टेटमेंट था। जिस भारतीय पुरुष खिलाड़ी के साथ उन्होंने जोड़ी बनाकर ये खेल खेला, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, उसको तो पूछे ही पूछेगा सेंटेंस बनाकर कौन था, लेकिन उसमें जो उसी प्रतियोगिता में, उसी मिक्स डबल्स में और जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी कूट बनाकर सवाल डायरेक्ट पूछेगा तो आप ऑस्ट्रेलियाई ओपन टिक मार करके निकल सकते हैं। पूछना तो ऐसे ही चाहिए कि इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि आप चीज़ों को जब कोरिलेट करना सीख जाएंगे, या इस समय ये कहना उतना उचित नहीं है, जबकि इतना कहना ठीक है कि आप इन सब स्थितियों से अगर वाकिफ़ हैं और 3000 में आप प्योरली ढंग से आप अंदर आना चाहते हैं, मतलब जिससे प्री का एग्ज़ाम देने के बाद आपको संशय ना रहे, मेरिट से आप 10 नंबर 15 नंबर ऊपर रहना चाहते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप इसके कोरिलेशन को समझ चुके होंगे और उससे निपटने का भी आपने अस्त्र तैयार कर रखा होगा। उसके रिवीजन का समय है। आपने देखा कि यूपी एपीओ मेंस में
करंट के नाम पर वो बिल्कुल करंट नहीं बनाए, तो उसकी एक वजह मैं ये भी मानता हूँ, पेपर शायद पहले से ही सेट था। जैसा कि 5 दिसंबर को जो पेपर होने की बात थी, उस डेट पे तो एग्ज़ाम हो नहीं पाया था। वो एग्ज़ाम दिव्यांगजनों के रिजल्ट की रिवाइज होने की वजह से दोबारा वो डिक्लेयर हुआ और डेट आपकी 9-10 जनवरी लग गई। तो ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग नवंबर दिसंबर 2021 तक के सवाल पूछे जाने लाजमी थे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे, मुख्य परीक्षा की हालांकि बात कर रहा हूँ, जो 2020 के समानांतर की घटी घटनाओं में से थे। तो अब उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 साल तक का करंट इंपॉर्टेंट होता है। पूछ सकते हैं भाई, उसकी एक वजह और बनती है, क्यों आपसे पूछ सकते हैं। आपकी जो पिछली परीक्षा है 18 की है, वो भी शुरुआत में, और ये चल रहा है 23, तो 22 तो पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन 20 से 22 के बीच में भी 2-1 क्वेश्चन आ जाए, 2-3 क्वेश्चन आ जाए तो कोई ताजुब नहीं। तो जो पुरानी मैगजीन फेंक नहीं देना चाहिए, साल भर का नहीं। अब आज का ट्रेंड ऐसा चल गया है कि 2 साल तक की मैगजीन लगभग बचा के रखनी चाहिए। और अगर आप पर महीने समसामयिकी पर काम करते हैं, पर डे काम करते हैं, तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। आपको समय मिलेगा, वही समय जो आप बता रहा हूँ, इस समय 90% लड़के करंट पढ़ते हैं, जीएस के नाम पर सिर्फ करंट पढ़ते हैं। करंट की भूमिका 10 से 15 नंबर होती है, जिसमें कितनों पढ़ के जाइए तो 100% नहीं सही हो पाता। 15 सवाल अगर पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के, तो 10 सवाल सही हो जाता है। उस 10 सवाल के चक्कर में उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, इतना बारीकी से पढ़ते हैं, इतनी पत्रिकाएं लेके उसको मतलब कवर करते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि जीएस में सिर्फ करंटे नहीं आता, विज्ञान का भी विषय है, भूगोल का भी विषय है, अर्थशास्त्र भी पूछा जाता है, राज्य व्यवस्था तो पूछी ही जाती है। और उसी राज्य व्यवस्था में हम संविधान पर कल से क्लास, छोटी सी एक केस लॉ से रिलेटेड हम आपसे बात कर रहे हैं। तो जो राज्य व्यवस्था का हिस्सा है, आप इस ढंग से पढ़िए राज्य व्यवस्था को। कल मैं इस पर ज़्यादा, आज तो खैर केस लॉ पे ही बात करूँगा, लेकिन कल मेरी कोशिश होगी ऐसे क्वेश्चन जो सब्जेक्ट में भी संविधान में पूछे जा सकते हैं, और वही क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन जीएस वाले पेपर में भी आपको मिल सकते हैं, राज्य व्यवस्था वाले हिस्से से। हालांकि जुडिशरी हो या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इस प्रकार के प्रश्न बनाने से ट्रेंड बिल्कुल बदल रहा है। जैसे इस बार देखें, उत्तर प्रदेश एपीओ मेंस की परीक्षा में एक को इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा, जबकि इसके पहले का रिकॉर्ड इतिहास था कि एक संबंध पर आधारित 5 नंबर का सवाल होता था। ऐसे ही इस बार प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के ये कह देना जल्दबाजी होगा या तथ्यों से भटकाने जैसा होगा कि वो उसका कोई फिक्स एरिया हो गया है कि उसी सवाल पूछेगा। कोई निश्चित अनुमान तो नहीं होता है, लेकिन एक आकलन, एक अनुमान, एक तार्किकता के साथ लगाया जाता है। तो मुख्य परीक्षा में जिस हिसाब से इन्होंने ट्रेंड बदला कि ट्रेडिशनल प्रश्न को इन्होंने हटाया, उसी प्रकार मैं कह रहा हूँ कि जो सवाल आप जिसे खेल जगत से तैयार करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से तैयार करें, या भारत में ही राष्ट्रीय नीति, शिक्षा नीति, खेल नीति, दोनों चीज़ें देखिए पूछी गई। शिक्षा नीति के मद्देनज़र आपसे पूछा गया कि क्या सुधार चाहिए, इससे पूछा गया, और खेल नीति तो डायरेक्ट पूछी ही गई। तो खेल नीति से जुड़े हुए सवाल, निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए सवाल, परिसीमन आयोग से सवाल, तो राज्य व्यवस्था पढ़ते समय आपका दिमाग वहाँ भी होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बॉडी रेगुलरली या कंटेम्परेरी ऐड नहीं है, लेकिन वो जीएस का बहुत चमकदार टॉपिक होती है, बार बार वहाँ से सवाल बनते हैं। तमाम तरीके के जो आयोग हैं जो ट्रिब्यूनल हैं,
ग्रीन ट्रिब्यूनल हुआ, कौन अध्यक्ष है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। मैं ऐसे सीधे कहूँगा कि जो आयोग, प्राधिकरण, समिति या कोई संगठन जिसका उल्लेख सीधे संविधान में नहीं है, विधि के तहत वो उनका गठन है, उसके बारे में राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही जीके के अनुक्रम में अध्ययन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केशवानंद भारती का केस और उससे जुड़े हुए प्रसंग ही राज्य व्यवस्था में है। आर्टिकल 395 अनुच्छेद जो है उसकी व्यापकता को कवर करने के लिए जो भी समानांतर विधिक एक्ट है वो भी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही आएगा। कल मैंने कहा था एक केस ला बताते समय कि डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की आप जरूर देख के जाएं, वो मेंस की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, कोई ऐसी घटना करंट की बड़ी तो नहीं जिस पर राज्यपाल का इंटरवीन रहा हो, तो चर्चित प्रकरण होता है, करंट और राज्य व्यवस्था दोनों मिक्स हो जाएगा। ऐसे ही जब सवाल आप हल करते हैं राज्य व्यवस्था का, तो आप ऐसे सवाल जो सीधे संविधान में अनुच्छेद से नहीं है, वो व्यवहार में होते हैं। जैसे अक्सर पार्लियामेंट्री जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका सीधा उल्लेख आप संविधान में नहीं पाएंगे। सुभाष कश्यप की एक किताब आती है, भारतीय संसद, संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा। आपकी विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में है तो विधान परिषद से भी सवाल आपके बनते हैं। जैसे विधान परिषद का भी अभी चुनाव शिक्षक संघ वाला हो रहा है। विधान परिषद के चुनाव, विधान परिषद के गठन, उसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी बेयर एक्ट में है। उसको आप देख के जाएं, वहाँ से एक सवाल आपको ऐसा पूछेंगे जो राज्य व्यवस्था के नाम पर होगा, मिलेगा सिंगल नंबर, लेकिन आपको सही करना चाहिए और सही नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए इतनी लचर तैयारी होती है कि जो जीएस का पोर्शन सिविल वाले स्टूडेंट देखते हैं उनको ला तो पढ़ना नहीं है, उनको केस ला से कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी वो एनर्जी वो सिंपली लगाते हैं लक्ष्मीकांत किताब पढ़ने में। और क्या पढ़ते हैं, बहुमत कितने प्रकार का होता है, किस आर्टिकल में मुख्यमंत्री है, किस आर्टिकल में गवर्नर है, जो बड़े बड़े पद हैं, लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल में है। प्रक्रिया से वो उतने वाकिफ़ नहीं होते, उतना गहरा अध्ययन उनका बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आपको बताऊं, अगर उनसे पूछा जाए कि फला भाग में क्या है, फला भाग किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, ये एकदम रटे फिट होते हैं। हम आपका ध्यान अभी समय रहते, क्योंकि राज्य व्यवस्था पर ही संविधान के मद्देनज़र आज मैं कुछ केस ला और बताऊंगा, आपका ध्यान यहाँ भी खींच रहा हूँ कि एक पंथ दो काज करिए। बेयर एक्ट में वो एरिया मार्क कर लीजिए, जिस भी किताब से आप राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से जीएस कवर करते हैं, तो आप जे.एन. पांडे या हिंदी माध्यम में अन्य लॉ की किताबें जो उपलब्ध हैं, या जो आपके पास सोर्स हैं, नोट्स बनाते हैं, केस लॉ नोट्स करते हैं, केस लॉ के लिए जो भी आपके पास, मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी बेसिक सोर्स है उसके एक्सेट्रा में बेयर एक्ट में जब आपसे पूछा जाता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यताएं, आपसे पूछा जाता है निर्वाचन आयोग के सदस्यों की रिटायरी, अध्यक्ष की रिटायरी, तो ये सब जो चीज़ महान्यायवादी के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में, सब बेयर एक्ट में है। तो कहने का दृष्टिकोण ये है कि सिर्फ केस लॉ ही थोड़े पूछा जाएगा। मैंने कल कहा ना कि 15 में से 6 से 7 सवाल, 4 से 5 सवाल केस लॉ होते हैं और 10 सवाल पूरी बेयर एक्ट से होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस आर्टिकल से है, तब ये केस लॉ से थोड़े मतलब है। तमाम अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट हैं, तो उस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग और जो जीके के टर्मिनोलॉजी से जो कनेक्ट है, समझ रहे हैं, जो जीके के टर्मिनोलॉजी से कनेक्ट है, जैसे निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, और जो ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, इन सब मुद्दों पर एक जो क्लास होगी, ये कल की आखिरी क्लास होगी। क्योंकि केस लॉ पूरा कल हो नहीं पाया था और कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ पर मैं आज आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, आप उसको नोट करते चलें और इस पर ध्यान दें। हो सकता है ये केस आपसे पूछें, लेकिन कल की क्लास में इसीलिए भूमिका में आज ये बता दिया कि आप कल का भी इंतज़ार हमारा ना करिए। ये कोई ज़रूरी थोड़ा है कि हम जो बोल दे रहे हैं बस वही आने वाला है। इतना अगर सूरमा होते तो कहें ना हमारे सिलेक्शन पहले हो गया होता। हाँ, अपने अनुभव का ये हम प्रयोग कर रहे हैं कि आपको 2-4 क्वेश्चन का भी ऐसा क्वेश्चन का लाभ मिले जो आपको आता नहीं हुए, जनरली आप उसको सही नहीं कर पाते और सही कर ले जाएं, तो हमारे बताने की सार्थकता है और आपके सुनने और लिखने पढ़ने की सार्थकता है।
नहीं हम आपसे कहें कि मोहरी बीबी आप धर्मोदास घोष, केशवानंद भारती बनाम अब इसी पे हम आपको पूरा डीलिंग पे लें, क्या मतलब इसका? जो ऑलरेडी लड़का जानता ही है, एकदम फटीचर लड़का जानता है। अरे वहाँ उसका थोड़ा प्रयास कर दीजिए, जैसे मैंने शुरुआत की जूरिस्प्रूडेंस से, जिस पोर्शन में उसके मदद आपके मदद करने से उसका बेनिफिट वहाँ हो जहाँ आपकी मदद चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो गलत कर जाएगा या छोड़ देगा, तब तो सार्थकता है। दिखाने के लिए लाइव आ करके भाव कॉल टाइट करना, लाइव में वो दिखाना कि हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं या रिवीजन करवाने जैसी बकवास, कम से कम उन बच्चों के लिए तो नहीं है जो मेंस लिखेंगे। हाँ, बाकी खुश करने के लिए तो तबेला बजाया जा सकता है। और हम शुरू से कह रहे हैं, जब से वैकेंसी किया मैं, जब से एपीओ के बच में, जब से यूट्यूब पे आया, कि मुझे इस तरीके की भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज भी कुछ केस ला हम बताएंगे, उसको आप नोट कर लीजिए। मैं तथ्य भी बताऊंगा कि वो किस मुद्दे पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो आप शुरू करिए। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, केस ला नाम नोट करिए। अक्षय एन पटेल, अक्षय एन पटेल बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एनदर्स, ये 2021 का जजमेंट है। ये जो सीजेआई हैं इन्हीं की पीठ थी और बीबी नागरत्ना न्यायमूर्ति थे। इसमें पूछा गया था, ये जो कोविड का मैटर नहीं चल रहा था, तो कोविड के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो क्या हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय मर्चेंटिंग व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जबकि वो आर्टिकल 19 का जो यफ है 1, वो आपको अलाउ करता है कि वृत्त व्यापार करने की स्वतंत्रता है, तो चैलेंज कर दिया था। तो एक इंटरेस्टिंग प्रकरण है कोविड का। तो इस केस में आप इतना याद रखिएगा कि 19(1) छतरी वाला 6 या 19(1) यफ, और उसी का जो एक्सेप्शन दिया गया है 19(6) में, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन पे ये केस था। बस इतना याद रखिएगा, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है? इसमें जब जजमेंट दिया गया है, बताइए, नरेंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1960 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आपको बताएं 19(6) पर चिंतामन राव वर्सेज एमपी 1951 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। केएस पुत्तास्वामी 2019 वाला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कोड करके जजमेंट दिया है। 1992 में पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड कंपनी का, सब इसी पर केस लापे है। लेकिन आपको याद रखना है क्या, अक्षय एन पटेल बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? एक बड़ा रोचक मामला आया था, नोट करिए। यतीन नरेंद्र ओझा बनाम गुजरात हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, 2021 का जजमेंट है। न्यायमूर्ति थे संजय किशन कौल और सुभाष रेड्डी। इसमें क्या हुआ था कि आर्टिकल 32 और 142, आप जानते हैं मौलिक अधिकारों पर उपचारात्मक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रदत्त किए जाते हैं, आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रदत्त होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 में इतना बड़ा पावर है कि वो जो 142 में कह देगा कि नहीं, देश में किसी संविधि विधि संविधान में कोई व्यवस्था ना हो, तो उसकी वो बात एक लॉ की तरह लागू होगी और प्रभावी होगी। आपको चर्चा में लाऊं, आपका ध्यान खींचूं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दौरान यहाँ जो लोकायुक्त की नियुक्ति थी, संजय मिश्रा सर की नियुक्ति कुछ इसी प्रकार 142 के पावर का प्रयोग करते हुए उस समय हुई थी, जब यहाँ सीजे यानी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे डीवाई चंद्रचूड़ थे। उनकी भी सिफारिश रिकमेंडेशन में लोक सेवा आयोग लोकायुक्त के चयन में होती है। हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति जो होता है, मुख्य न्यायमूर्ति, उसका रिकमेंडेशन चाहिए होता है। उसमें कुछ विवाद ऐसा फंस गया था कि अंत में न किसी की स्टेट की, न हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति की, किसी की नहीं सुनी गई। अंत में 142 का प्रयोग करके, बड़ा लचर, बहुत काफ़ी दिन से वो पद खाली चल रहा था, तो लोकायुक्त 2000 वही मुझे याद आता है 17 में योगी जी की गवर्नमेंट आई है, ये 16 की शुरुआत की बात है, तब वो संजय मिश्रा न्यायमूर्ति को लोकायुक्त उत्तर प्रदेश बनाया गया था 142 का प्रयोग करके। तो 142 की जो ये बार बार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर टिप्पणी करने पर अपीलार्थी का वरिष्ठ अधिवक्ता का पद एवं गाउन वापस लेने के उच्च न्यायालय के आदेश की वैधता। हाई कोर्ट ने किसी मामले में, गुजरात हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इस
उस पर टिप्पणी बार बार आर्टिकल 32 और 142 पर कोई वकील बार बार आईना दिखा रहा था। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस वकील का जो गाउन है वह वापस ले लिया जाए और इसका पद पे हटा दिया जाए। तो इसके पे सुप्रीम कोर्ट चला गया ये बंदा, है ना। तो निर्णय में आया कि जहाँ की अपीलार्थी एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, हम लोगों से भी जुड़ा मैटर है भाई, हर आदमी का अपना अपना जोश खरोश होता है, स्पष्टवादी बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं बर्दाश्त कर पाते, नहीं सहते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और उसे न्यायाधीश पर अवांछित टिप्पणी के लिए अवमानना कार्यवाही में उनके माफ़ी मांगने पर अनेक बार माफ़ किया गया। यतीन्द्र नरेंद्र ओझा बनाम खेमचंद राजाराम कोस्ती का एक ऐसे मामला 2016 में भी आया था। फिर भी याची की प्रकृति वन मोर चांस आफ्टर लास्ट चांस की रही, यानी जितनी बार उनको टोका गया हर बार माफ़ी मांगे लेकिन बोलना बंद नहीं किया। वही मैं कल कह रहा था कि आर्टिकल 19 का प्रयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन है, उसको ध्यान देखिए। और आप जब अंदर जाएंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में तो ये भी बताता है किस किस मामले में रिस्ट्रिक्शन होगा, तो उसमें न्याय की अवमानना भी है, ध्यान से देखिएगा। उसमें से खूब अंदर से पूछते हैं। ये जान लीजिए आर्टिकल 19 से लॉ वाला जब पेपर सब्जेक्ट हुआ करता था, मैं आपको बताऊं, तो उसमें आर्टिकल 19 के जितने अपवाद हैं, आर्टिकल 19 के सारे खंड और उसके बाद जो अपवाद में चीज़ें कही गई हैं, किस किस आधार पर के वो सेक्शन नहीं अलाउ होता, वो अपवाद इतनी दफ़े पूछते हैं कि मत पूछिए। कितने खंड पे अपवाद हैं वो आपको सारे पता होने चाहिए। आर्टिकल 19 को विधिवत पढ़ के जाइए, एक सवाल मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या कहा, निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय स्वयं याची के व्यवहार और आचरण पर निगरानी रखेगा और उसे माफ़ी का आगे कोई अवसर नहीं देगा। मैंने वही जैसे याद कीजिए प्रशांत भूषण कुछ उल्टा पुल्टा बोल गए थे तो कोर्ट कंटेम्प्ट का केस चला था, पूरा लाइव मीडिया वाले और कोनो काम नहीं रह गया था, वो प्रशांत भूषण को दिखा रहे थे। जानते हैं ना, अरुण मिश्रा सर की पीठ थी जो इस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, वही अरुण मिश्रा सर न्यायमूर्ति महोदय, उन्हीं की पीठ थी और उन्होंने फाइनली जजमेंट ये दिया कि 1 रुपये का अगर जुर्माना ना जमा करें प्रशांत भूषण को, आप लोग जानते होंगे, तो ऐसे केस आपसे रोचकता में पूछ सकते हैं, इसलिए हमने नोट कराया, नोट कर लीजिए। एक केस बहुत, जैसे उच्चतर न्यायिक सेवा में एक केस आया, नहीं एक करंट क्वेश्चन जीएस में आया था, पेगासस कांड। तो पेगासस तो आप जानते ही हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो किसी भी एटॉमिक या मतलब जो अपराध जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में जासूसी करना, पता करना सॉफ्टवेयर के द्वारा कि कौन कहाँ क्या बात करता है, तो उसका प्रयोग उस संस्था ने, ईरान वहाँ की एक संस्था ही वहाँ इजराइल और ईरान के, संभवतः मुझे सही से याद नहीं आ रहा, तो उस संस्था के इस वेबसाइट ने इसका दुरुपयोग किया और सारे विश्व के नेताओं के द्वारा कहाँ कौन बतिया रहा है पूरा वो डाटा उसने लीक किया कि हमारे पास नेताओं की इस तरीके से गोपनीय ढंग से बात करने का पूरा डाटा मौजूद है। तो उस पर इंक्वायरी बैठी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया गया कि ये कौन से लोग हैं जो इस तरीके से मतलब इतनी बड़ी संस्था का शिकार। तो उस पेगासस कांड पे एक जनहितवाद आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में गया था, आप नोट कर लीजिए उस केस को, मनोहर लाल शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मनोहर लाल शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इतना पूछ सकते हैं कि पेगासस कांड से संबंधित वाद है, उसके बाद 4 केस देंगे, उसमें एक केस ये भी रहेगा, मनोहर लाल शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 2021 का ये जजमेंट है, नोट कर लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 के दौरान नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लग रहे थे। कोविड-19 जब बीमारी फैली थी, टीका लग रहा था, तो नकली डॉक्टर लोग, उस समय तो आदमी मरने से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, तो उससे संबंधित एक केस हुआ था और चैलेंज किया गया था कि ये कृत्य को आर्टिकल 22 के 4 में और आर्टिकल 22(5) की उपेक्षा
कि निरुद्ध व्यक्ति को अपने निरुद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का राइट है। वह यूँ था कि आर्टिकल 22 किसी निरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण या उसके अभ्यावेदन पर विलंब से विचार किए जाने तथा अभ्यावेदन अस्वीकार किए जाने की सूचना भी उसे विलंब से दिए जाने की वैधता एवं संवैधानिकता। हाँ, जो निरुद्ध है उसको समय से रिलीज कर देना चाहिए, इससे जुड़ा मैटर था। लेकिन इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 भी प्रासंगिक था, 22/4, 22/5, 22/4/5 दोनों। और उसके बाद फाइनली कोविड-19 के दौरान नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त करने एवं उसे दर्जनों कोविड मरीजों को लगाने के आरोप में निरुद्ध अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर यथाशीघ्र विचार न करने और अभ्यावेदन अस्वीकृति की सूचना अपीलार्थी को समय से न देने के कारण निरुद्धि आदेश तथा 3-3 महीने के लिए पुनः निरुद्धि आदेश को विस्तारित करने संबंधी आदेश निरस्त। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर गया था। कुछ लोग इस तरीके का कर रहे थे तो उनको निरुद्ध कर दिया गया था। वो जानते हैं उस समय विश्व एस्मा वगैरह लगा होता है, निरुद्धक विश्वसल कानून के तहत राज्य सरकार अपना काम करती है। किसी ने फर्जी काम किया तो उसको पकड़ के निरुद्ध कर दिया गया, लेकिन उसके रिलीज होने के लिए यानी निवृत्ति का टाइम आया तो समय से सूचना नहीं दी गई, तो आदमी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, उसको दोबारा फिर निरुद्धि का आर्डर हुआ था तो उसको निरस्त किया गया। तो प्रकरण है हालांकि सरबजीत सिंह मोखा नोट कर लीजिए सरबजीत सिंह मोखा बनाम जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर। ये कोई खास नहीं था। केस नोट कीजिए, विनोद दुआ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। विनोद दुआ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या हुआ था, आर्टिकल 19 पे खूब केस है। 19A में कोविड-19 के कारण देश में लागू लॉकडाउन के दौरान याची पत्रकार के द्वारा अनेक अव्यवस्थाओं पर सरकार की नीतियों की यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से आलोचना करना, प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाना क्या अनुच्छेद 19(1) के द्वारा संरक्षित है? यानी मोदी जी की उसमें आलोचना करने वाले भी तमाम यूट्यूबर थे। तो इस व्यक्ति ने केस किया था कि मोदी को आलोचना ये जो खुलेआम कर रहे हैं क्या वो 19(1) का अलाउ करता है? तो निर्णय था केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य वाले 1962 के जजमेंट को कोड करते हुए सुप्रीम कोर्ट की उदय उमेश ललित और विनीत शरण न्यायमूर्ति सर की पीठ ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। 19(1) के तहत संरक्षण प्राप्त करने का हकदार है, यानी जो आलोचना कर रहा है, आईपीसी की धारा 124 का और 505 के अंतर्गत प्रत्येक अभियोजन को कठोरतः इन धाराओं के विस्तार एवं सीमा के अनुरूप होना चाहिए। यानी इस व्यक्ति पर इस धारा में एफआईआर हो गई थी 124 का और 505 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई इतना बड़ा ना करो, कोई नागरिक सरकार और उसके कार्यकारी अंगों के द्वारा अपनाए गए मापन पर टिप्पणी करने और आलोचना करने का अधिकार रखता है, होना भी चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। ये देखिए रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। इस पर आप एक सवाल, एक केसला नोट करिए, पूछ सकते हैं। डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल, डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेज मुख्यमंत्री एंड अनदर्स। ये मैटर है 2021 का ही जजमेंट है। अशोक आर्टिकल 15(4) और 16(4) महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण में 12% और 13% मुस्लिम आरक्षण, मराठा आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण को 12%, 13% और मुस्लिम आरक्षण को 5% से संबंधित विधि की वैधता और संवैधानिकता पर
चुनौती हुई थी इंदिरा साहनी के निर्णय में कि 50% का कोटा ये पार कर गए हैं, और दूसरा 102वां संविधान संशोधन। तो ये पक्का जानिए क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2008 की वैधता की संवैधानिकता पर प्रश्न उठा था। ठीक है, निर्णय क्या था? निर्णय ये था कि महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग राज्य में शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक सेवा और पदों में नियुक्तियों के लिए आरक्षण अधिनियम 2018 की धारा 2J, जो जहाँ तक ये मराठा समुदाय को शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित करता है, संविधान के अधिकारातीत और निरस्त किया जाता है। उस समय उनकी गवर्नमेंट थी, तोप सिंह की। तोप सिंह कहें तो समझ जाइए बाला साहब के बेटे महोदय, उसका नाम लेना गुनाह है, बेवकूफ़ी की हद है ना। तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और दूसरे स्टेप पर 102वें संविधान को इसमें संविधानिक, जो सरकार ने 102वां संविधान संशोधन किया था, 102वां संविधान संशोधन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। और पिछड़े वर्ग से संबंधित जो डिसीजन केंद्र सरकार ने 102वें संविधान संशोधन में किया, उसको इसी केस में वैलिड ठहराया कि नहीं 102वां संविधान संशोधन सही है, तुम्हारा संशोधन नहीं सही है। ठीक है, तो ये केस बहुत चर्चित था। आधे घंटे का समय हो गया है। ऐसे आप इन्हीं प्रकार के केसों को थोड़ा ध्यान से देखिए। बाकी केस तो बहुत होता है। ऑल इंडिया रिपोर्ट पूरा ठुसा पड़ा रहता तो सबका पढ़ के जाता है आदमी, सब पढ़ भी नहीं सकता। हमने कोशिश की है कि आपको महत्वपूर्ण केस से आपका ध्यान खींचा है। कल हम आपको केस ला नहीं बताएंगे, कल चाहे 20 मिनट का वीडियो होगा, वो ये होगा कि जो केस ला के अलावा संविधान में सवाल आता है उसको कैसे निपटें। बेयर एक्ट के महत्वपूर्ण आर्टिकल पर हम हो सकता है निशान लगवा दें आपका, कि वहाँ आप टिक कर लीजिए और उस बेयर एक्ट पर वो आर्टिकल का वो पार्ट ज़रूर पढ़ के जाइए। ठीक है, आधा घंटा हो गया है, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और आज की क्लास में भी जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई, केस ला को ध्यान से सुनकर नोट करेंगे तो और फायदे में रहेंगे। कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप हमसे लोकल या माइनर उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश की भर्ती के लिए या इसी जूनियर डिवीज़न में लोकल माइनर की क्लास चाहते हैं जो इस समय कंटिन्यूअस चल रही है, तो आप इसी हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर जुड़कर व्हाट्सअप करके हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। सबको हमारा जय सिया राम।